नमस्ते। भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच हुई ऐतिहासिक फ्री ट्रेड डील अब सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं रही। इस समझौते ने यूरोप की सप्लाई चेन, मैन्युफैक्चरिंग हब और रणनीतिक साझेदारियों का पूरा गणित बदल दिया है। 20 साल से ज्यादा समय तक अटकी यह डील अब सिर्फ टैरिफ कटौती का समझौता नहीं रही, बल्कि यह तय करने लगी है कि आने वाले दशक में यूरोप का सबसे भरोसेमंद औद्योगिक साझेदार कौन होगा और किस देश की फैक्ट्रियां धीरे धीरे यूरोपीय सप्लाई चेन से बाहर धकेली जाएगी। इस बदलते समीकरण के बीच एक देश ऐसा है जिस पर इस डील की छाया सबसे ज्यादा भारी पड़ रही है, और इस देश का नाम है तुर्की। घटनाक्रम साफ है। यूरोपीय यूनियन की कुल आबादी लगभग 45 करोड़ है। भारत की आबादी 140 करोड़ से भी ज्यादा। यह समझौता सीधे सीधे 200 करोड़ से अधिक लोगों के एकीकृत बाजार का रास्ता खोलता है। यूरोप आज जिस दौर से गुजर रहा है, वहां उसे सस्ती लेबर से ज्यादा स्थिर सप्लाई, भरोसेमंद राजनीति और दीर्घकालिक साझेदारी की जरूरत है। यही वजह है कि भारत EU FTA को ब्रसेल्स में रणनीतिक सुरक्षा के दस्तावेज की तरह देखा जा रहा है। यह वह बिंदु है जहां तुर्की का पारंपरिक महत्व तेजी से कम होने लगता है। पिछले एक दशक के आंकड़े बताते हैं कि यूरोपीय यूनियन तुर्की के कुल निर्यात का करीब 40 से 42% हिस्सा अकेले खरीदती है। 2024 में तुर्की का कुल निर्यात लगभग 255 अरब डॉलर था, जिसमें से 100 अरब डॉलर से ज्यादा EU को गया था। यह निर्भरता सिर्फ संख्या नहीं, बल्कि तुर्की की औद्योगिक रीढ़ है। टेक्सटाइल, रेडीमेड गारमेंट्स, ऑटो पार्ट्स, घरेलू उपकरण, स्टील और केमिकल्स, इन सभी सेक्टरों में तुर्की की फैक्ट्रियां यूरोपीय ऑर्डरों पर चलती है। लेकिन भारत EU डील ठीक इन सेक्टरों में तुर्की की जमीन खिसकाने की तैयारी कर चुकी है। अब जरा भारत की स्थिति देखें। भारत की GDP 4.18 ट्रिलियन डॉलर के आसपास पहुंच चुकी है और मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट 2025 तक 460 अरब डॉलर को पार कर चुका है। भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री अकेले 160 अरब डॉलर से अधिक की है और 2030 तक इसके 250 अरब डॉलर पहुंचने का अनुमान है। यूरोप अगर भारत से ड्यूटी फ्री या कम ड्यूटी पर कपड़ा और रेडीमेड गारमेंट्स लेना शुरू करता है, तो तुर्की की टेक्सटाइल लागत, जो पहले ही ऊर्जा और मुद्रा संकट से जूझ रही है, सीधी प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं पाएगी। यही वह बिंदु है जहां सवाल पैदा होता है, यूरोप कीमत देखेगा या भूगोल। यूरोप के लिए भूगोल अब सबसे बड़ा फैक्टर नहीं रहा। रेड सी संकट, रूस यूक्रेन युद्ध और मिडिल ईस्ट की अस्थिरता ने यह साबित कर दिया है कि नजदीकी हमेशा सुरक्षा की गारंटी नहीं होती। यूरोप को ऐसा साझेदार चाहिए जो राजनीतिक ब्लैकमेल न करे, अचानक दिशा न बदले और नियम आधारित व्यवस्था में चले। भारत इस कसौटी पर फिट बैठता है, तुर्की दुर्भाग्य से बिल्कुल नहीं। तुर्की की मुद्रा लीरा पिछले 5 वर्षों में 70% से ज्यादा मूल्य खो चुकी है। महंगाई कई बार 60 से 70% के स्तर तक पहुंच चुकी है। ऐसे में यूरोप के लिए तुर्की से आयात करना सस्ता दिख सकता है, लेकिन जोखिम कई गुना बढ़ जाता है। इसके उलट भारत में राजनीतिक अस्थिरता, लंबी अवधि की नीति और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जैसी योजनाएं यूरोपीय कंपनियों को भरोसा देती है कि निवेश सुरक्षित है। यही भरोसा भारत EU डील की असली ताकत है। अब ऑटो सेक्टर पर आते हैं। तुर्की यूरोप के लिए ऑटो पार्ट्स का बड़ा सप्लायर रहा है, लेकिन भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो मार्केट बन चुका है। भारत में ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री का आकार 75 अरब डॉलर से ज्यादा है और 2030 तक इसे 200 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बैटरी टेक्नोलॉजी और ग्रीन मोबिलिटी में भारत जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, वह यूरोप की जलवायु नीति से सीधे मेल खाती है। भारत EU डील इस सेक्टर में नियमों को आसान करेगी, जिससे यूरोपीय कंपनियां तुर्की के बजाय भारत को लॉन्ग टर्म हब मानने लगेगी। फार्मा और केमिकल्स में तस्वीर और भी साफ है। भारत दुनिया के 20% जेनरिक दवाई सप्लाई करता है। यूरोप की हेल्थ केयर लागत लगातार बढ़ रही है। अगर भारत EU FTA के तहत फार्मा पर टैरिफ और रेगुलेटरी बाधाएं कम होती है, तो तुर्की की सीमित फार्मा क्षमता इस प्रतिस्पर्धा में पीछे छूट जाएगी। यह कोई अचानक गिरावट नहीं होगी, बल्कि धीरे धीरे ऑर्डर कम होने की प्रक्रिया होगी, जो सबसे खतरनाक होती है। यहां सवाल सिर्फ तुर्की की अर्थव्यवस्था को लेकर नहीं है, बल्कि उसकी रणनीतिक स्थिति को लेकर भी है।
तुर्की खुद को यूरोप और एशिया के बीच ट्रेड ब्रिज कहता रहा है, लेकिन भारत यूरोप डील एक नए बड़े और स्थिर पुल का निर्माण कर रही है, जिसमें तुर्की की जरूरत ही नहीं बचेगी। यही वह मनोवैज्ञानिक झटका है जिसे अंकारा अब महसूस करने लगा है। असर का दूसरा स्तर निवेश से जुड़ा है। 2023-24 में भारत में 80 अरब डॉलर से अधिक का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया। यूरोपीय कंपनियां इसमें बड़ा हिस्सा रखती है। भारत ईयू डील के बाद यह निवेश मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स और टेक में और बढ़ेगा। निवेश वहीं जाता है जहां भविष्य दिखता है। तुर्की के लिए यह संकेत खतरनाक है, क्योंकि निवेश एक बार शिफ्ट होना शुरू हुआ तो वापसी मुश्किल होती है। अब राजनीतिक परत खोलते हैं। तुर्की की विदेश नीति पिछले वर्षों में यूरोप के लिए असहज रही है। नाटो के भीतर टकराव, रूस के साथ नजदीकी, मिडिल ईस्ट में आक्रामकता। यूरोप आज डी रिस्किंग की नीति पर चल रहा है, डिपेंडेंस नहीं। भारत उसके लिए कम जोखिम वाला साझेदार है। यही वजह है कि भारत ईयू डील को सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि रणनीतिक बीमा माना जा रहा है। भारत के लिए यह डील एक बड़ी छलांग है। अमेरिका के साथ टेक और डिफेंस, यूरोप के साथ ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग, मिडिल ईस्ट के साथ ऊर्जा। भारत ने खुद को हर धुरी पर संतुलित कर लिया है। यह वही मल्टी अलाइनमेंट है जिसने भारत को चीन से अलग और अधिक भरोसेमंद विकल्प बनाया है। तुर्की इस खेल में पिछड़ता हुआ दिख रहा है। आगे क्या होगा इसका संकेत भी मिलने लगा है। तुर्की की इंडस्ट्री लॉबी पहले यूरोप से विशेष रियायतों की मांग कर रही है, लेकिन यूरोप की प्राथमिकता बदल चुकी है। ब्रसेल्स अब भावनाओं से नहीं, सप्लाई चेन सिक्योरिटी से फैसले ले रहा है, और इस गणित में भारत भारी पड़ता है। अंततः यह कहानी किसी एक डील की नहीं, यह उस वैश्विक बदलाव की कहानी है जहां शक्ति का केंद्र धीरे धीरे पूर्व की ओर खिसक रहा है। भारत यूरोप ट्रेड डील उसी बदलाव का ठोस प्रमाण है। तुर्की के लिए यह चेतावनी है कि अगर उसने अपनी आर्थिक और कूटनीतिक दिशा नहीं बदली तो वह उस दौड़ में पीछे छूट जाएगा जहां अब सिर्फ नजदीकी नहीं, भरोसा मायने रखता है। यह डील आने वाले वर्षों में तुर्की की फैक्ट्रियों, उसके रोजगार और उसकी रणनीतिक हैसियत तीनों पर असर डालेगी। और यही वजह है कि नई दिल्ली और ब्रसेल्स में जो समझौता ताकत का प्रतीक बन रहा है, वही अंकारा में चिंता की सबसे बड़ी वजह बन चुका है।